Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are going to discuss lecture number 5, which is related to Kingdom Animalia. एंड किंगडम एनिमेलिया भी चूंकि बड़ा चैप्टर है तो इसके भी दो हाफ्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया हुआ है। तो फर्स्ट हाफ पे अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जिसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम फाइलम पोरिफरा, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल रीफ वगैरह इंक्लूडेड हैं। फिर नेडेरिया, सीलनट्रेटा, प्लेटियलमेंथस, नीमाटोडा, एशलमेंथस, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा पे जाके इस फर्स्ट हाफ के लेक्चर को कंक्लूड करेंगे जी। सो इस तरह से हम जो वर्ड एनिमेलिया है इससे अगर स्टार्ट कर लें तो ये जो वर्ड है किंगडम एनिमेलिया, इसमें तमाम एनिमल्स हमने शामिल किए हुए हैं। और ये जो नेम इटसेल्फ है, इट हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन अनीमा which means breath or soul. So classification of kingdom animalia के दो हमें फेजेस नज़र आती हैं। एक पुरानी क्लासिफिकेशन थी जब हम पूरी लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम्स में डिवाइड किया करते थे, तब हम किंगडम एनिमेलिया को फर्दर डिवाइड करते थे सेल्यूलैरिटी की बेस पे और दो क्लैड बना लिया करते थे। एक प्रोटोजोआ जिसमें यूनिसेलुलर एनिमल हम प्लेस करते थे और दूसरा मेटाजोआ जिसमें हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स प्लेस कर लिया करते थे। लेकिन जब किंगडम सिस्टम को रिवाइज किया गया और अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, तो तब हमें मालूम है कि ये प्रोटोजोआ पूरे का पूरा ग्रुप प्रोटिस्टा किंगडम में शिफ्ट कर दिया गया। तो ऐसी सूरत में ये जो क्राइटेरियन था ये नल एंड वाइड हो गया और ऐसी सूरत में फिर किंगडम एनिमेलिया को अभी हमने दोबारा डिवाइड करते हुए सिमेट्री को बुनियाद बनाया और सिमेट्री की बुनियाद पे फिर दो क्लैड्स बनाए। एक प्रोटो, यहाँ पे गड़बड़ है जी, ये प्रोटोजोआ नहीं आना, पैराजोआ आना है। एक पैराजोआ जिसमें हमने तमाम एसिमेट्रिकल एनिमल प्लेस कर दिए और दूसरा यू मेटाजोआ जिसमें तमाम सिमेट्रिकल एनिमल प्लेस कर दिए। और चूंकि जो एसिमेट्रिकल एनिमल का फाइलम है वो सिर्फ एक ही है, पोरीफरा, तो इस तरह से जो क्लैड पैराजोआ है इसमें सिंगल फाइलम है पोरीफरा और उसी पे ये कंक्लूड हो जाता है जी। अब सिमेट्री को थोड़ा यहाँ पे इलस्ट्रेट कर दिया गया है। एसिमेट्रिकल एनिमल वो होते हैं जिन्हें हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ही ना कर सकें किसी तौर भी, किसी तरह भी। तो जो स्पॉन्जेस हैं उनकी अगर आप शेप देख लें तो वो आपको ऐसी ही नज़र आती है कि उन्हें दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो पोरीफरा का फाइलम है वो हमने एसिमेट्रिकल एनिमल में प्लेस किया हुआ है। लेकिन जहाँ तक सिमेट्रिकल एनिमल का ताल्लुक है, यूमेटाजोआ क्लैड पूरा सिमेट्रिकल एनिमल पे कंसिस्ट करता है, तो उसकी भी आगे दो सूरतें हैं। सिमेट्रिकल एनिमल रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ऐसी सूरत में उन्हें आप कई तरह से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो और बाइलैटरली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही प्लेन पे उन्हें आप दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि फाइलम निडेरिया के जो मेंबर्स हैं उन्हें आप किसी प्लेन पे भी डिवाइड करें, यूं डिवाइड करें तो भी इक्वल हाफ्स हैं, यूं डिवाइड करें तो भी इक्वल हाफ्स हैं। लेकिन अगर किसी फिश को आप डिवाइड करें या आप फ्लैट वॉर्म्स में से ये प्लेनेरियन है इसको डिवाइड करें तो आपको इसी प्लेन पे ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी दो इक्वल हाफ बनेंगे। अगर आप किसी भी और प्लेन पे डिवाइड करेंगे तो ऐसी सूरत में एक साइड पे एंटीरियर साइड होगी, दूसरी तरफ पोस्टीरियर साइड होगी। एंटीरियर की शेप और है, पोस्टीरियर की और है, वो मिरर इमेज हरगिज नहीं होंगे। इसी तरह अब हम एक मॉडर्न एनिमल का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी बात कर लेते हैं। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट बना एनिमल का, उसके लिहाज से कोई भी मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉइड यूकैरियोटिक इंजेस्टिव हीट्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म है जो दो डिफरेंट गमीट्स बनाए, यानी उसमें हीट्रोगैमी भी मौजूद हो, उसे अब हम एनिमल कहते हैं जी। सो जो यूमेटाजोआ है सिमेट्रिकल एनिमल, इनको फिर आगे दो ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं जी। अभी हमने जो पीछे क्लासिफिकेशन ली उसमें हमने ओल्ड क्लासिफिकेशन और न्यू क्लासिफिकेशन
का कंपैरिजन तो लिया, पर न्यू क्लासिफिकेशन के 2 क्लेड्स बनाए, एक को तो वहीं कंक्लूड कर दिया पैराजोआ को जिसमें फाइलम पोरिफेरा प्लेस हुआ, लेकिन जो दूसरा क्लेड था यू मेटाजोआ का जिसमें सिमेट्रिकल एनिमल थे, उसको फर्दर 2 ग्रेड्स में डिवाइड कर लिया गया। जिनमें रेडियल सिमेट्री थी उन्हें ग्रेड रेडिएटा में प्लेस किया गया, और जिन एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री थी उन्हें ग्रेड बायलैटरिया में डिवाइड कर दिया गया। और ग्रेड रेडिएटा में फिर एक ही फाइलम प्लेस होता है जिसका नाम है सीलेंट्रेटा या निडेरिया, और ये लाइन फिर यहाँ क्लोज हो जाती है, जबकि बायलैटरिया में फर्दर डाइवर्सिटी है और इसलिए इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अब बायलैटरिया, जैसा कि मैंने कहा कि बायलैटरल सिमेट्री रखने वाले एनिमल जो हैं इनमें फर्दर डाइवर्सिटी है। इनमें अब फर्दर जो इनको हम क्लासिफाई करते हैं वो हम बॉडी कैविटी की बुनियाद पे करते हैं, सीलम या बॉडी कैविटी। ऐसे तमाम बायलैटरल सिमेट्री रखने वाले एनिमल जिनमें सीलम हो ही नहीं सिरे से, उन्हें हम एसीलोमेट कहेंगे, और इसमें एक ही फाइलम है, फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस, जिन्हें कॉमनली हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। और ऐसे तमाम बायलैटरल सिमेट्री रखने वाले एनिमल जिनमें सीलम हो तो सही पर वो फॉल्स सीलम हो, उन्हें हम सूडोसीलोमेट कहेंगे, और इसमें भी एक ही फाइलम प्लेस होगा जिसका पुराना नाम नीमाटोडा है और अभी इसको हम एस्केलमिन्थस या एशलमिन्थस कहते हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी उन एनिमल्स की है जो बायलैटरल सिमेट्री रखने के साथ साथ ट्रू सीलम रखते हैं, उन्हें हम सीलोमेट्स कहते हैं। यहाँ जैसा कि आपने देखा कि इसमें भी एक फाइलम प्लेस कर दिया गया, ये लाइन भी क्लोज हो गई, इसमें भी एक फाइलम प्लेस कर दिया गया, ये लाइन भी क्लोज हो गई, लेकिन सीलोमेट्स में फर्दर डाइवर्सिटी है, इसलिए इनको मजीद हम क्लासिफाई करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, यहाँ पे एक एमसीक्यू है, उस पर बात करते चले जाएं। फाइलम निडेरिया कंसिस्ट्स ऑफ अल्फा सूडोसीलोमेट, बीटा सीलोमेट्स, चार्ली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड डेल्टा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो सूडोसीलोमेट और सीलोमेट, ये जहां तक ताल्लुक है, ये बायलैटरल सिमेट्री रखने वाले एनिमल्स में ये चीज़ें मौजूद हैं, अभी इधर आपने देख ली, तो इसलिए ये 2 चॉइसेस तो वैसे ही क्रॉस हो गई। अब जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं वो भी यहाँ मैं बताता चलूँ कि वो फ्लैट जो वर्म्स हैं, प्लेटिहेलमिन्थस के मेंबर हैं, यहाँ से शुरू होते हैं, तो इस तरह से ये भी क्रॉस हो गई, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं जी जो निडेरियन है। सो डेल्टा विल बी दी आंसर। सो यहाँ इलस्ट्रेशन में ये एसीलोमेट की बॉडी का क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन है, आप देखें आपको एक ही कैविटी नजर आती है और वो गट कैविटी है। अब गट कैविटी के बाहर अगर कोई कैविटी हो तो वो बॉडी कैविटी कहलाया करती है, तो यहाँ कोई और कैविटी बाहर मौजूद नहीं है। हाँ, जर्म लेयर्स आपको तीनों मिल जाती हैं, ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है और ये एंडोडर्म है, तो तीनों जर्म लेयर्स मौजूद हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जरूर है लेकिन सीलम मौजूद नहीं है, एसीलोमेट है। अब दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो ये सीलोमेट्स हैं जी। यहाँ ये अगर गट कैविटी है तो गट कैविटी के बाहर ये कैविटी भी मौजूद है जो कि सीलमिक कैविटी है या ट्रू बॉडी कैविटी है। ट्रू बॉडी कैविटी की पहचान ये होती है कि इसमें जो मीजोडर्म है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट कर गई हुई होती है। ये देखें, ये आउटर या पैराइटल मीजोडर्म है, ये इनर या मैटिक या विसरल मीजोडर्म है। तो मीजोडर्म 2 हिस्सों में टूट गई हुई है, ये एक्टोडर्म है, ये आउटर मीजोडर्म है, ये इनर मीजोडर्म है, और ये बीच में बॉडी कैविटी है, और ये एंडोडर्म है। तो इस तरह से ये ट्रू सीलम है। ट्रू सीलम की पहचान यही होती है कि वो 2 मीजोडर्मल लेयर्स के बीच में होती है। लेकिन सूडोसीलम की पहचान ये होती है कि इसके बाहर की तरफ तो आपको मीजोडर्म मिलेगी, अंदर की तरफ कोई मीजोडर्म नहीं, अंदर की तरफ एंडोडर्म है। तो ये ऐसी कैविटी है जो एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान में है। और दूसरी इसकी पहचान ये होती है कि ये आमतौर पे एम्ब्रियोनिक लेवल पे ब्लास्टोसील, जो ब्लास्टूला स्टेज पे ब्लास्टोसील बनती है, ये उससे ड्राइव होती है जी। तो नेक्स्ट अभी हम प्रीवियस स्लाइड में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इलस्ट्रेशन देखी, हमने ड्राइंग देखी, तो यहाँ पे हम थोड़ा उसके डिफरेंसेस पे बात कर लेते हैं तफसील से कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल्स में पाई जाती है उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो होता है जी नंबर ऑफ जर्म लेयर्स का। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले एनिमल्स हैं उनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स आपको मिलेंगी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। मीजोडर्म नहीं मिलेगी उनकी एम्ब्रियोनिक फेज में, गैस्टुलेशन स्टेज पे आपको मीजोडर्म नहीं मिलेगी।
जबकि जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आपको तीनों प्राइमरी जर्म लेयर्स मिलेंगी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले एनिमल हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं। इसी तरह मीजोडर्म इधर नहीं है, इधर है, ये बात पहले ही हो चुकी है। फिर यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी आपको नहीं मिलेगी। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल हैं उनमें वो सिंगल कैविटी होगी, वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाएगी, जैसा कि आप हाइड्रा में देखते हैं। वो बॉडी कैविटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि बॉडी कैविटी हम किसी अदर कैविटी को कहते हैं जो आउटसाइड गैस्ट्रिक कैविटी हो। जबकि यहाँ पे आपको दोनों सूरतें हो सकती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स में। एक आध फाइलम ऐसा भी है जिसमें बॉडी कैविटी नहीं है, और एक आध ऐसा भी है जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी है, बट मेजॉरिटी ऐसे फाइला हैं जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी या सीलम मौजूद है। इसी तरह एंडोडर्म यहाँ पे गट बनाती है जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं उनमें, जबकि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले एनिमल्स हैं उनमें एंडोडर्म लंग्स, स्टमक, कोलन, लिवर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन्स बनाती है। फिर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले एनिमल्स में जो एक्टोडर्म है उससे एपिडर्मिस, नर्वस टिश्यू और नेफ्रिडिया बनेंगे, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले एनिमल्स में एक्टोडर्म से एपिडर्मिस, हेयर, आई लेंस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे ऑर्गन्स बनेंगे। इसी तरह डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स में आपको ऑर्गन्स आमतौर पे नहीं मिलते, जबकि इधर ट्रू ऑर्गन्स इवॉल्व हो चुके हुए होते हैं। फिर ये ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है इनकी ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। और इसके बाद फिर एग्जांपल्स हैं, वो जाहिर है आप देख लेंगे। सो आगे चलिए। अब सीलोमेट्स को मैंने कहा था कि फर्दर हम डिवाइड करेंगे जी, फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो सीलोमेट्स को हम डेवलपमेंट के पैटर्न पे, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है खास तौर पे, उसके पैटर्न की बुनियाद पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक प्रोटीरोस्टोमिया, जिसे प्रोटोस्टोमिया भी कहते हैं, एक सीरीज ये है, और दूसरी सीरीज है ड्यूटीरोस्टोमिया। दो सीरीज बन जाती हैं। अब दोनों में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पैटर्न डिफरेंट है, आगे चल के इसकी डिटेल भी लेते हैं कंपैरिजन में। तो प्रोटीरोस्टोमिया सीरीज में आगे तीन फाइला है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक पैटर्न है, जबकि इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा फाइलम, इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का दूसरा पैटर्न है। तो ये तीनों फाइला ड्यूटीरोस्टोमस है, ये तीनों फाइला प्रोटीरोस्टोमस है। आगे चलिए। अब हम यहाँ पे जो सीरीज प्रोटीरोस्टोमिया और ड्यूटीरोस्टोमिया उसका डिफरेंस लेने की कोशिश करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो क्लीवेज का आ जाता है जी। आप प्रोटीरोस्टोमिया में देखेंगे यहां आपको स्पाइरल क्लीवेज मिलेगी, यानी ये अगर जाइगोट है इसमें जो क्लीवेज होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो सेंट्रल एक्सिस में से तो हर लाइन क्रॉस करेगी, लेकिन पोलर एक्सिस को अवॉइड कर जाएगी। इस तिरछी क्लीवेज है, स्पाइरल क्लीवेज इसको कहते हैं। जबकि सीरीज ड्यूटीरोस्टोमिया में जब जाइगोट में क्लीवेज शुरू होती है तो वो रेडियल क्लीवेज है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गुजर जाती है, पोलर एक्सिस को भी ट्रैवर्स करती है और सेंट्रल एक्सिस को भी ट्रैवर्स करती है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा डिफरेंस ये है कि प्रोटीरोस्टोमिया में जो एनिमल मौजूद हैं उनमें ब्लास्टोपोर जो है उससे माउथ अराइज होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस द माउथ इन दीज एनिमल्स अराइजेस फ्रॉम ब्लास्टोपोर, जबकि इन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर से एनस अराइज होता है। अब देखिए माउथ बिल्कुल एंटीरियर एंड पे होता है, एनस पोस्टीरियर एंड पे होता है, तो किस कदर डिफरेंस है कि यहाँ ब्लास्टोपोर विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माउथ, और ड्यूटीरोस्टोमिया वाले एनिमल्स में जो ब्लास्टोपोर है दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनस। इसी तरह हम सीलम की अगर बात करें तो यहाँ शाइजोसेलस सीलम है, यानी मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट होगी और उससे सीलम बनेगी। जबकि यहाँ जो आर्केंटीरॉन वॉल है उससे आउटपाउचिंग बनती है और उससे सीलम बनती है, तो ऐसी सीलम को हम एंटेरोसीलस सीलम कहते हैं। तो इधर अगर शाइजोसेलस सीलम है तो उधर एंटेरोसीलस सीलम है। फिर इसी तरह मीजोडर्म यहाँ पे एंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से सेल माइग्रेट होकर मीजोडर्म बनाते हैं, जबकि यहाँ मीजोडर्म अभी मैंने बताया कि वो जो आउट पाउचिंग है आर्केंटीरॉन की उसी
इससे अराइज होते हैं और उसी से बनते हैं। और फिर फाइला का जहां तक ताल्लुक है वो पीछे आपने देख ही लिया कि 3 फाइला इसमें शामिल है, 3 फाइला उसमें शामिल है। आगे चलिएगा। अभी जो हमने डिफरेंसेस लिए उसमें से कुछ इलस्ट्रेशन भी यहां दे दी गई हैं। ये देखिए प्रोटीरोस्टोमिया है तो इसमें क्लीवेज जो है वो स्पाइरल आपको नजर आ रही है और इसमें रेडियल नजर आ रही है, तो ये क्लीवेज का डिफरेंस हो गया। इसी तरह यहां ये ब्लास्टोपोर है तो इधर इससे माउथ बनना है, ब्लास्टोपोर से ये माउथ बनेगा, जबकि डिटीरोस्टोमिया में ये ब्लास्टोपोर जाके आगे चल के एनस बनाएगा, माउथ नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे ड्राइंग में कुछ इलस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। यहाँ इसमें किसी हद तक वो जो हम कह रहे थे कि मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट होती है तो सीलम बनती है, तो ये वो हिस्सा भी इलस्ट्रेट कर दिया गया है। जबकि यहाँ आर्केंटिरान वॉल से आउट पॉचिंग निकलती है, तो ये देखें 2 आउट पॉकेट्स निकल रही हैं जिनसे मीजोडर्मल लेयर्स भी बनेगी और बीच में सीलम भी बनेगी। तो ये बेसिकली इलस्ट्रेशन थी जी। जो जनरल टॉपिक थे जी वो हमने डिस्कस कर लिए। तो यूं हम अब बिल आखिर जो क्लैड पैराजोआ है उससे स्टार्ट करते हैं। हमने क्लैड पैराजोआ में सिर्फ एक ही फाइलम प्लेस किया था, पोरीफ्रा। प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, स्पॉन्जी एनिमल्स भी इनको हम कहते हैं, क्योंकि जो पोरीफ्रा है इसके लिटरल मीनिंग बनते हैं पोर बेयरिंग। फैरा का मतलब है टू बेयर और पोरस का मतलब है पोर, तो ये पोर बेयरिंग है। और ऐसा अगर कोई एक टर्म इसके सिनोनिमस टर्म अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आप अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में से ढूंढें विच इज सिनोनिमस टू पोरीफ्रा, तो वो कौन सी है जी? 7th चैप्टर में एक टर्म है फोरामिनिफेरा। तो ये जो फोरामिनिफेरा है इट इज 100% सिनोनिमस टू पोरीफेरा, क्योंकि फोरामेन का मतलब भी पोर ही होता है और फेरा का मतलब बेयरिंग होता है। तो फोरामिनिफेरा भी बेसिकली पोर बेयरिंग ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि जो स्पंज ये हैं पोरीफ्रा ये भी पोर बेयरिंग एनिमल्स हैं। तो इसके अलावा इन्हें कॉमनली आप स्पॉन्जेस कहते हैं। हैबिटेट के हवाले से ये एक्सक्लूसिवली इक्वेटिक तो हैं लेकिन एक्सक्लूसिवली मैरीन नहीं है, हाँ प्रीडोमिनेंटली मैरीन है, क्योंकि इनमें 5000 कुल स्पीशीज में से 4850 समंदर में मिलती हैं, सिर्फ 150 फ्रेश वाटर में मिलती हैं। तो ये प्रीडोमिनेंटली मैरीन फाइलम है, एक्सक्लूसिवली मैरीन नहीं है। अलबत्ता एक्सक्लूसिवली इक्वेटिक जरूर है, लेकिन एक्सक्लूसिवली इक्वेटिक फाइलम एक और इन्वर्टिब्रेट फाइलम भी है, उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा, पर वो एक्सक्लूसिवली मैरीन भी है, उसका कोई भी मेंबर आपको समंदर से बाहर नहीं मिलता। तो इसके बाद अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे ये मैं बताता चलूं कि इसमें जो बॉडी है वो मैनी सेल्स से बनी हुई है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं है, यानी सेल ग्रुप अप तो हुए हैं पर वो टिश्यू में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। तो जब टिश्यू में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो फिर ऑर्गन भी नहीं हो सकता। इसी तरह एसिमेट्रिकल एनिमल हैं, उन्हें आप 2 इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं कर सकते और बॉडी की 2 लेयर्स पे जरूर कंसिस्ट कर रही है, लेकिन वो जर्म लेयर्स नहीं कहलाती, एक्टोडर्म एंडोडर्म उनको आप नहीं कह सकते। इसी तरह जो आउटर लेयर है इनकी उसे आप कहते हैं पिनेकोडर्म। तो ये जो आउटर लेयर है वॉल बॉडी वॉल की पिनेकोडर्म, ये खास किस्म के सेल से बनी हुई है जिन्हें हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। आमतौर पे पिनेकोसाइट्स हैं इनकी कुछ इस तरह की शेप होती है यूं, तो ये ऊपर नीचे जब ले डाउन होते चले जाएंगे तो ये जो लेयर एक बन जाएगी इट विल बी कॉल्ड एज पिनेकोडर्म। तो ये पिनेकोडर्म है जी। इनर लेयर कहलाती है क्वानोडर्म और वो क्वानोसाइट्स पे कंसिस्ट करती है। क्वानोसाइट्स को उर्फे आम में आप कॉलर सेल्स भी कहते हैं। इनकी कुछ इस तरह की शेप होती है, आगे कॉलर सा बना होता है और फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, और जब ऊपर नीचे ये इस तरह से लेयर अप होते हैं तो ये जो लेयर बनती है ये क्वानोडर्म कहलाएगी और ये सेल क्वानोसाइट्स कहलाएंगे। तो 2 लेयर हैं। अब दोनों लेयर्स के बीच में एक जेलेटिनस मीजनकाइम है, एक लेसदार मादे की लेयर है जिसे हम मीजनकाइम कहते हैं, जेलेटिनस मीजनकाइम। और फिर उसके अंदर कुछ अमेबाइड सेल भी हो सकते हैं इरेगुलर शेप के, और कुछ स्केलेटल स्ट्रक्चर यानी स्पिक्यूल और स्पॉन्जन फाइबर भी हो सकते हैं, जो कि ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस का काम भी करते हैं और सपोर्ट का काम भी करते हैं। साइज का जहां तक ताल्लुक है, पोरीफ्रा में आपको फ्यू मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर टॉल एनिमल मिलेंगे,
इसमें मैक्रोस्कोपिक मेंबर भी मौजूद हैं जो नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा मेंबर जो है वो है स्क्वाली मेस्ट्रा जोबिनी, जिसे आमतौर पे हम ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। बैरल लाइक है ये, एंटार्कटिका में पाया जाता है और 1 मीटर टॉल इसकी लेंथ है। स्पॉन्जोसील कैविटी को कहेंगे जो स्पॉन्जेस की दोनों जो लेयर्स हैं, अभी हमने पेनाकोडर्म और कॉनोडर्म पढ़ी, उसके सेंटर में जो एक कैविटी बनेगी ये वाली, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर उसको इसलिए कहते हैं कि इनर लेयर क्वानोसाइट्स की है और क्वानोसाइट्स के जो कॉलर है उनके अंदर फ्लैजेला मौजूद हैं, तो इसलिए जो पूरी इनर लेयर है वो आपको फ्लैजिलेटेड मिलेगी। अच्छा, जो लैटरल वॉल है, यानी अगर इसे आप पिनाकोडर्म समझ लें, इसे आप क्वानोडर्म समझ लें, ये 2 लेयर्स हो गई, बीच में ये मीजनकाइम हो गई, जिलेटिनस मीजनकाइम, तो यहाँ पे पोर्स होते हैं जी पूरी सरफेस पे, इसीलिए इन्हें हम पोरीफेरा कहते हैं। ये जो लैटरल पोर्स हैं ये ओस्टिया कहलाते हैं, ये सारे लीड करते हैं स्पॉन्जोसील में, लेकिन बिल आखिर ये स्पॉन्जोसील एक अपर लार्जर ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलती है, इसे कहते हैं ऑस्किलम। तो ये 2 तरह के पोर आपको मिलेंगे। लैटरल पोर ओस्टिया हैं जो कि लैटरल कैनाल्स के थ्रू जाके इस स्पॉन्जोसील में खुलते हैं, और स्पॉन्जोसील जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होती है एक बड़ी ओपनिंग में, जिसको कहते हैं ऑस्किलम। तो ये 2 तरह के पोर है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ मौजूद नहीं है जी, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम और ऑर्गन है। फीडिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो आमतौर पे स्पॉन्जेस जो हैं ये सेसाइल होती हैं, और इनके जो फूड करंट्स के थ्रू इनके पास, वाटर करंट्स के थ्रू फूड इनके पास आती है, और उसको ये फ्लैजेला के ज़रिए से ड्रैग ज़रूर कर सकते हैं, ख़ासतौर पे क्वानोसाइट्स के ऊपर जो फ्लैजेला हैं तो फूड को अपनी तरफ ड्रैग करते रहते हैं वाटर करंट्स के ज़रिए से। फूड का जहाँ तक ताल्लुक है तो 20% फूड इनकी स्मॉल एनिमल्स यानी ज़ूओप्लैंक्टन्स पे कंसिस्ट करती है, और फाइटोप्लैंक्टन्स पे कंसिस्ट करती है, यानी स्मॉल एनिमल और स्मॉल प्लांट्स पे। जबकि 80% डिट्राइटल ऑर्गेनिक पार्टिकल हैं, यानी डेड ऑर्गेनिक पार्टिकल हैं। और आगे फिर इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन के जो 3 स्टेप हैं, उसमें फूड ओस्टिया के थ्रू पानी में हल होके स्पॉन्जोसील में पहुंचती है, तो वहां से वो जो कॉलर सेल्स हैं वो उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, और फिर उन्हीं कॉलर सेल को इक्वानोसाइट्स भी हम कहते हैं, और फिर वो डाइजेस्ट करके जो वेस्ट मटेरियल है उसे बराह रास्त भी इजेक्ट कर सकते हैं, और उसे ऑस्क्यूलम के थ्रू भी पास आउट कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लोकोमोशन का जहां तक ताल्लुक है, अडल्ट स्पॉन्जेस बिल्कुल स्टेशनरी होती हैं, अलबत्ता लार्वल स्टेज पे इनमें स्विमिंग के थ्रू लोकोमोशन आपको मिलेगी। नर्वस सिस्टम हार्गिज नहीं है, बल्कि यहाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि टिश्यू और ऑर्गन ही नहीं इवॉल्व हुआ तो सिस्टम कहाँ से आएगा। अलबत्ता कुछ न्यूरोसेंसरी सेल जरूर मौजूद हैं जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, खास तौर पे जो वाटर का फ्लो है उसको कोऑर्डिनेट कर। स्केलेटन पे थोड़ी सी बात पहले हुई है, मैंने आपको बताया कि 2 तरह के स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे स्पॉन्जन फाइबर्स हैं जो कि बाथ स्पॉन्जेस में पाई जाती हैं, और अदर स्पॉन्जेस में स्पिक्यूल्स मिलते हैं। तो ये कैलकेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट के, और सिलिका यानी सिलिशियस इनकी और कैलकेरियस कॉम्पोजिशन होती है, और ये बिल्कुल पिनाकोसाइट्स के बीच में मौजूद होते हैं। सपोर्ट तो देते ही हैं, ये ऑर्गन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस का काम भी करते हैं। स्पॉन्जेस में अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग होती है, बर्ड्स एक्सटर्नल भी बनती हैं, इंटरनल भी बनती हैं। इंटरनल बर्ड्स को हम म्यूल्स कहते हैं। दोनों तरह की बर्ड्स जब सेपरेट होती हैं तो वो डेवलप होके न्यू स्पॉन्ज बना देती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये हर्मैफ्रोडिटिक है यहाँ पे, यानी एक ही एनिमल के पास ओवरीज भी हैं, टेस्टिस भी हैं, खुद ही वो स्पर्म बनाती है, खुद ही वो एग्स बनाती है। तो मेल और फीमेल सेक्स सेल एक ही बॉडी में है, सेपरेट सेक्सेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ स्पॉन्जेस आपको मिल जाएंगी जिनमें सेक्सेस सेपरेट हैं। फिर वाटर में स्विम करता हुआ स्पर्म पहुंचता है और अमीबाइड सेल्स में के एरिया में जाके एग पड़े होते हैं उनको फर्टिलाइज करता है मीजनकाइम लेयर के अंदर, और वहाँ फिर एम्ब्रियो बनता है जो कि लार्वल स्टेजेस से गुजरता हुआ फिर से एडल्ट स्पॉन्ज बना देता है। एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो साइकोन इसमें शामिल है जो कि एक टिपिकल मैरीन स्पॉन्ज है। ल्यूकोसिलिनिया शामिल है जो कि ग्रुप ऑफ इरेक्ट ट्यूब्स पे कंसिस्ट करती है। फिर यूप्लेक्टेला शामिल है जो कि एक डेलिकेट स्पॉन्ज है, ग्लासी फ्रेमवर्क है इसका,
और इसे हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, बड़ी ऑर्नामेंटल इसकी शेप होती है। और फिर स्पॉन्जिल्ला है जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, इनमें ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो आमतौर पे स्पॉन्जेस को हम बाथिंग और वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी सरफेस पोरस होने की वजह से एब्रेसिव है, खुरदरी है, तो वो बर्तन धोने के और नहाने के काम आती है। आज भी दुनिया में जो सिंथेटिक स्पॉन्जेस हैं उनकी बजाय जो नेचुरल स्पॉन्जेस हैं उनकी बड़ी मांग है, और दुनिया में जो इंडस्ट्री है उसको बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है, जो कि समंदरों से नेचुरल स्पॉन्ज को पैक करके आगे बेचती है। इसी तरह जो कमर्शियल स्पॉन्जेस हैं ये ज़्यादातर आपको वार्म वाटर्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी में मिलती हैं। दूसरा जो रोल है स्पॉन्जेस का, ये फ्लूइड अब्जॉर्बेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, फ्लूइड को अब्जॉर्ब करती हैं, और ख़ास तौर पे जो माइक्रो सर्जरीज हैं जहाँ पे फ्लूइड का ऊज आउट होना सर्जरी में प्रॉब्लम कर सकता है, वहाँ पे डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। और स्पॉन्जेस साउंड प्रूफिंग में भी इस्तेमाल होती हैं, स्टूडियोज़ वगैरह जहाँ रिकॉर्डिंग होनी होती है या मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑन एयर जाने होते हैं, और इसी तरह हॉस्पिटल्स जहाँ पे शोर नहीं जाना चाहिए वहाँ पे दीवारों के अंदर इसको साउंड प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम किलंट्रेटा, जिसका नया नाम निडेरिया भी है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये। और निडेरिया नाम क्यों रखा गया, तो एक खास किस्म के इसमें सेल पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं नीडोसाइट। उन नीडोसाइट्स की वजह से इसका नया नाम निडेरिया रखा गया। और ये नीडोसाइट वो सेल हैं जो कि निमेटोसिस्ट बनाते हैं, स्टिंगिंग सेल, जो कि आगे चल के हम उन पर बात करेंगे। यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म एम्ब्रियोनिक लेवल पे इवॉल्व हो गई हुई है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक लेयर है जेली लाइक, जिसे कहते हैं मिजोग्लिया जी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यहाँ पे भी सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। मिसाल के तौर पे अगर आप हाइड्रा की एग्जांपल लें तो ये देखिए, ये अगर हाइड्रा है तो इसके एक तरफ ही ओपनिंग है, दूसरी साइड क्लोज है, और ये इसकी कैविटी है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के तौर पे काम करती है। इसे आप एंटीरॉन या सीलेंटेरॉन का नाम भी दे देते हैं। इसी में डाइजेशन होनी है, इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होनी है। फिर रेडियल सिमेट्री है जी, यहाँ पे ये ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग करता है। जो यूमेटाजोआ का ग्रेड रेडिएटा है उसमें ये फॉल करता है फाइलम निडेरिया। तो इसमें रेडियल सिमेट्री है, जो इसकी बॉडी है उसे आप कई प्लेन्स पे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। हैबिटेट के लिहाज से ये एक्सक्लूसिवली इक्वेटिक हैं, लेकिन मैरीन और फ्रेश वाटर हैबिटेट दोनों में आपको मिलेंगे। यहाँ आप प्रीडोमिनेटली मैरीन नहीं इनको कह सकते, और ना ही एक्सक्लूसिवली मैरीन कह सकते हैं। प्रीडोमिनेटली मैरीन आप कहते हैं पोरिफरा को, और एक्सक्लूसिवली मैरीन आप कहते हैं इकाइनोडर्मेटा को। तो ये एक्वेटिक तो हैं, लेकिन इक्वली फ्रेश वाटर भी हैं और मैरीन भी हैं। साइज के हवाले से यहाँ पे भी काफ़ी आपको डाइवर्सिटी मिलती है। माइक्रोस्कोपिक फाइला भी हैं, मैक्रोस्कोपिक फाइला भी हैं। मिसाल के तौर पे ब्रेकियोसेरेंथस एक मेंबर है जो कि हाइड्रोजोन पॉलिप है, और वो 2 मीटर तक लेंथ अटेन कर लेता है। फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक जो निडेरिया में है जी, वो है डायमॉर्फिज्म। यहाँ पे बाकायदा तौर पे 2 बेसिक फार्म्स हमें मिलती हैं, एक पोलिप फार्म है, एक मेडूसा फार्म है जिसका प्लूरल मेडूसी है। अब पोलिप क्या है जी, पोलिप्स आर सिलेंड्रिकल एनिमल which in most cases are initiative, यहाँ पे रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है जी, इन फंक्शन हैंस नेम्ड गैस्ट्रोजोइड। तो बेसिकली डाइजेस्टिव इन फंक्शन, इनिशिएटिव नहीं, डाइजेस्टिव, डाइजेशन इसका काम है, इसलिए इसको आप गैस्ट्रोजोइड भी कहते हैं। दूसरी फॉर्म है मेडूसा। मेडूसा जो है ये अम्ब्रेला लाइक फॉर्म है, फ्री स्विमिंग फॉर्म है, और ये आमतौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती है, और इसके ऊपर गुनैड्स बनते हैं। गुनैड्स आप सेक्स ऑर्गन्स को कहते हो, सेक्स ग्लैंड्स को कहते हो, टेस्टिस और ओवरीज को। फिर टेंटिकल्स आपको मिलेंगे, जो माउथ बनेगा ना, ये अभी हाइड्रा की मैंने ड्राइंग बनाई थी, दोबारा बनाता हूँ। इसमें ये जो माउथ है इसके इर्द गिर्द ये इस तरह की अपेंडेजेस आपको मिलती हैं, विच आर कॉल्ड एज टेंटिकल। तो माउथ इज सराउंडेड बाय अ सीरीज ऑफ टेंटिकल्स। फिर इन टेंटिकल्स के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिन्हें आप निमेटोसिस्ट भी कहते हैं, जो कि ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करते हैं। फूड के हवाले से सीलेंट्रेट्स कार्निवोरस होते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको ये इंजेस्ट करते हैं और खाते हैं। स्टिंग के जरिए से उनको पहले इमोबिलाइज कर लेते हैं और फिर उन्हें इंजेस्ट कर जाते हैं और फिर डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से इनमें फीडिंग होती है
और ये इनकी फूड है। नर्वस सिस्टम यहाँ पे किसी हद तक इवॉल्व हो चुका हुआ है, अगरचे वो जस्ट एक नर्व नेटवर्क है या एक प्लेक्सिस है जो कि बॉडी वॉल के अंदर है, लेकिन बहरहाल एक नर्वस सिस्टम उसे कह सकते हैं। अलबत्ता सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ कोई नहीं है, कोई ब्रेन वगैरह ऐसी चीज नहीं है। इसी तरह एक्सोस्केलेटन की अगर बात की जाए तो हार्ड कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ यहाँ पे मौजूद है, जो कि आमतौर पे एपिडर्मल सेल्स उसको सिक्रीट करते हैं और वो आगे चल के कोरल रीफ्स का सबब भी बनता है, यही स्केलेटन। लोकोमोशन में मोस्ट ऑफ द स्पीशीज सेसाइल हैं, जैसे कि हाइड्रा, ओबिलिया, सी एनीमनी, कोरल्स, लेकिन कुछ मेंबर इसके मोटाइल भी हैं, जैसे कि जेलीफिश है। एक यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया है, टीनिया हैव अल्फा सूडो सेगमेंटेशन, बीटा ट्रू सेगमेंटेशन, चार्ली मेटामेरिज्म। ये था जी मेटामेरिज्म, मैरिज्म सेगमेंटेशन की ही एक टाइप है मेटामेरिज्म, और सूडोसिलम। तो हमें देखना है टेनिया। टेनिया बेसिकली फ्लैट वॉर्म है और फ्लैट वॉर्म्स में हमें सूडो सेगमेंटेशन मिलती है। यहां मैं सेगमेंटेशन के हवाले से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि एनिमल किंगडम में आपको जब आप सेगमेंटेशन के हवाले से बात करते हैं तो या तो अनसेगमेंटेड एनिमल मिलेंगे जिनमें सेगमेंटेशन है ही नहीं, या सेगमेंटेड मिलेंगे। अब जो सेगमेंटेड हैं उनकी फिर आगे दो सूरतें, उनमें ट्रू सेगमेंटेशन भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। फॉल्स को सूडो सेगमेंटेशन कहते हैं और ट्रू सेगमेंटेशन फिर दो तरह की है, मेटामेरिक भी है जैसे कि एनालिडा में है, और नॉन मेटामेरिक भी है जैसे आर्थ्रोपोडा में है। तो ये जो फॉल्स सेगमेंटेशन है इसे सूडो सेगमेंटेशन कहते हैं, जैसे कि टेपवार्म वगैरह में आपको मिलती है, जो कि एंटीरियो पोस्टीरियर है, जबकि ट्रू सेगमेंटेशन जो होती है वो पोस्टीरियो एंटीरियर होती है। लाइफस्टाइल के हवाले से सॉलिटरी इंडिविजुअल्स हैं इसमें, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमनी, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ, एक तरफ अगर अकेले अकेले रहने वाले मेंबर्स हैं तो दूसरी तरफ कॉलोनियां बना के रहने वाले भी हैं, जैसे फजीलिया और वलैला है। एक कॉलोनी जो है बेसिकली वो एक एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स है या जूइड्स है जो मिलके अपने फंक्शन बांट लेते हैं और वो एक एंटिटी के तौर पे रहते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सोर्स जो है वो बर्ड्स हैं आमतौर पे, और वो बर्ड्स जब पेरेंट बॉडी से अलग होती हैं तो वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं ग्रो करके। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहां तक ताल्लुक है तो उसमें जाहिर है हीट्रोगैमी मौजूद है, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे जो स्पर्म और एग बनाएंगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ओबिलिया ऐसा मेंबर है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मौजूद हैं। कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें अलोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें अलोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ साइकिल में एक जो नुमायां बात है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाइमॉर्फिज्म कहा, तो वो डाइमॉर्फिज्म में जो दो फॉर्म्स हैं वो अल्टरनेटली चूंकि आती हैं तो इसलिए हम इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से भी ताबीर करते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस अल्टरनेटली इसमें आती चली जाती हैं, बोथ जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर। एक उसमें से फ्री लिविंग होती है मोस्टली, एक उसमें से अटैच्ड स्टेज होती है। लेकिन जहां पे एक तरफ इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी सेक्सुअल फेज और एसेक्सुअल फेज अल्टरनेटली एक दूसरे को रिप्लेस कर रही हैं, वहां दूसरी तरफ कुछ मेंबर पॉलीमार्फिक भी हैं, यानी वो अपने लाइफ साइकिल में दो से ज्यादा फॉर्म्स रिक्वायर करते हैं, जैसे कि फजीलिया है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी इसको कहते हैं। तो ये अपनी लाइफ में 5 मुख्तलिफ फेजेस रिक्वायर करता है, तो इसलिए इसे आप पॉलीमार्फिक कहेंगे। यानी ऐसे मेंबर भी हैं जो मोनोमार्फिक हैं, ऐसे मेंबर भी हैं जो डाइमार्फिक हैं, तो वहीं पे ऐसे मेंबर भी हैं जो पॉलीमार्फिक हैं। तो पॉलीमार्फिज्म भी इसी फाइलम का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब कुछ मेंबर्स इसके या कुछ एग्जांपल्स इसकी हम ले लें। हाइड्रा एक फ्रेश वाटर सीलेंट रेट है, ये आमतौर पे सिर्फ पोलिप की फॉर्म में ही आपको मिलेगा, अल्टरनेटिव जनरेशन इसमें एब्सेंट है। फिर ओबिलिया इसी का एक मेंबर है, ये एक कॉलोनियल सीलेंट रेट है और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस दोनों आएंगी। अरेलिया जिसे कॉमन लैंग्वेज में जेलीफिश कहते हैं, ये पोलिप फॉर्म में रहती है। द पोलिप इज रिड्यूस, सॉरी, मेडूसा इज डोमिनेंट, मेडूसा फॉर्म में ये मोस्टली पाई जाती है। इसी तरह एक्टिनिया
जिसे आम लैंग्वेज में हम सी एनीमनी भी कहते हैं, इसकी बॉडी पोलिप पे कंसिस्ट करती है और इसके एंटीरॉन डिवाइडेड है इनटू मैनी पार्टीशंस विच आर कॉल्ड एज मेजेंट्रीज। और फिर मैड्रेपोरा, जिन्हें कोरल्स भी हम कहते हैं, ये कैल्केरियस स्केलेटन रखने की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से इनका स्केलेटन बना होता है। जब डेथ हो जाती है इनकी तो ये सी बॉटम पे सेटल होती हैं और इनकी बॉडी में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट नीचे एक्यूमुलेट होकर कोरल रीफ्स बना देता है। हम बिल आखिर दूसरा फाइलम जो है यूमेटाजोआ का, उस पे पहुंच गए। यूमेटाजोआ क्लेड में तमाम हमने सिमेट्रिकल एनिमल पढ़ने हैं और सिमेट्री में से रेडियल सिमेट्री वाला फाइलम अभी हमने कंक्लूड किया, जिसका नाम निडेरिया था। लेकिन अब यहां से ऑनवर्ड बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई है और बाइलेट्रिया ग्रेड स्टार्ट हो गया है। तो बाइलेट्रिया ग्रेड है, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। एसिलोमेट भी हो सकते हैं, सिलोमेट और सूडोसिलोमेट भी हो सकते हैं, लेकिन ये फाइलम जो पर्टिकुलर है ये एसिलोमेट का फाइलम है। फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस फ्लैटवॉर्म्स इनको हम कहते हैं। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करूं तो पहला जनरल फीचर तो यही हो गया कि इनकी बॉडी फ्लैट है, यानी डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड है, फ्लैट बॉडी है। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, 3 जर्म लेयर्स मौजूद हैं और एसिलोमेट है, यानी सीलम मौजूद नहीं है। और बाइलेटरल सिमेट्री है, ये पहले ही बात हो चुकी है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जहां तक ताल्लुक है तो विद फ्यू एक्सेप्शन मोस्टली पैरासिटिक मेंबर हैं यहाँ पे, और पैरासाइट्स में भी एंडो पैरासिटिक मेंबर हैं। एक आध आपको लिविंग मेंबर मिलेगा, मिसाल के तौर पे टीनिया सोलियम एंडो पैरासाइट है, टेपवॉर्म कहलाता है। फिशोला हेपेटिका लिवर फ्लूक एंडो पैरासाइट है। शिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक एंडो पैरासाइट है। तो ये सारे पैरासिटिक मेंबर हैं जो कि ह्यूमन या अदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पे एक फ्री लिविंग मेंबर डगीसिया, जिसका कॉमन नाम प्लेनेरिया है, वो भी आपको मिल जाता है। साइज यहाँ पे भी वेरी करता है जी, फ्यू मिलीमीटर से लेकर आपको सेवरल मीटर तक यहाँ पे साइज मिलेगा। खासतौर पे टेपवॉर्म जो है इसका साइज सेवरल मीटर तक होता है। तो साइज के लिहाज से डाइवर्सिटी है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्टेप आपको आगे मिलेगा। अभी आपको पिछले फाइलम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम मिला वो प्योरली सैक टाइप मिला। हाइड्रा की ड्राइंग भी मैंने वहां पे बनाई, लेकिन यहाँ पे ब्रांच्ड सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम तो है पर उसमें आगे ब्रांचिंग हो गई हुई है, वो ब्रांच्ड सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया हुआ है। ओपनिंग बारल अभी तक भी एक ही है, वही माउथ के तौर पे एक्ट कर रही है, वही एनस के तौर पे एक्ट कर रही है। लेकिन जो पैरासिटिक मेंबर होंगे उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम या तो पुअरली डेवलप्ड होगा या फिर एक आध मेंबर में सिरे से होता ही नहीं, जैसा कि टेपवॉर्म है, इसमें सिरे से एब्सेंट है जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बात अगर करें तो यहाँ पे हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो मिलते हैं वो बल्ब लाइक सेल्स हैं, जिन्हें हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। फ्लेम सेल उनको इसलिए कहते हैं कि वहाँ एक बंच ऑफ सीलिया हैं जो कि फ्लेम की तरह फ्लिकर करती हुई मूवमेंट हमें शो करते हैं, और शेप उनकी बल्ब की तरह, इसलिए उनको बल्ब सेल कहते हैं। तो बल्ब लाइक शेप की वजह से बल्ब सेल्स कहलाते हैं, और फ्लेम लाइक मूवमेंट ऑफ बंच ऑफ सीलिया की वजह से उससे हम फ्लेम सेल भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम का जहां तक ताल्लुक है तो नर्वस सिस्टम में भी एक स्टेप आपको फॉरवर्ड नजर आएगा। हाइड्रा में जस्ट एक नेटवर्क था जिसमें कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं था। यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम आपको नजर आता है जिसमें बाकायदा तौर पे नेटवर्क ऑफ नर्व्स भी है और गैंग्लिया भी हैं जो कि आमतौर पे ब्रेन का रोल प्ले करते हैं। तो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे आ गई है। इसी तरह सेंस ऑर्गन्स भी आपको मिलते हैं एंटीरियर एंड में। तो यूं आप नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम को एक स्टेप आगे देख रहे हैं पिछले फाइलम की निस्बत। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे भी अभी इवॉल्व नहीं हो सका इस फाइलम में भी। और अगर हम फीडिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन भी मिलेगी। खासतौर पे जो पैरासिटिक मेंबर हैं वो जाहिर है फूड को एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट में से, लेकिन यहाँ आपको इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफिक मॉड भी मिलेगा। जो फ्री लिविंग मेंबर हैं वो आमतौर पे फूड को इंजेस्ट करते हैं। तो यूं जो दो हीटरोट्रॉफिक मॉड हैं, एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफिक मॉड और इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफिक मॉड, वो दोनों यहाँ फीडिंग में आपको नजर आते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको मिलती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ फिशन के थ्रू होती है। प्लेनेरियन की बॉडी को अगर आप लॉन्गिट्यूडनली
दो हिस्सों में काट दें तो भी राइट हाफ लेफ्ट हाफ प्रोड्यूस कर लेगा, लेफ्ट हाफ राइट हाफ प्रोड्यूस कर लेगा और दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। और अगर आप यूं दो हिस्सों में बांट दें तो भी एंटीरियर हाफ पोस्टीरियर हाफ प्रोड्यूस कर लेगा और पोस्टीरियर हाफ एंटीरियर हाफ प्रोड्यूस कर लेगा। यहाँ पे फिशन जो है दैट इज यूज्ड एज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ हर्मेफ्रोडिटिक है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में होंगे और लार्वल फॉर्म सम टाइम होती है सम टाइम नहीं होती। एग्जांपल्स इसकी आगे चल के हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यू है। फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म इज, तो अभी बात हुई फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म डगीसिया है जिसका कॉमन नेम प्लेनेरिया है, तो अल्फा इज द आंसर। सो कॉमन एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो डगीसिया है, प्लेनेरियन कॉमन इसका नेम है, फ्री लिविंग सीलिएटेड मेंबर है, फिशोला हेपेटिका है, लिवर फ्लूक इसको हम कहते हैं, एंडोपैराटाइस पैरासाइट के तौर पे शीप और ह्यूमन बीइंग में ये पाया जाता है, और इसके पास सकिंग ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू ये होस्ट की सरफेस से सक कर लेता है ब्लड, और आमतौर पे दो होस्ट पे ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जहां और बाइल डक्ट्स वगैरह में ये रहता है। जहां तक टेनिया सोलियम का ताल्लुक है, टेपवर्म इसको आमतौर पे कहते हैं, एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन है, कैटल का एंडोपैरासाइट भी हो सकता है, पिग का एंडोपैरासाइट भी हो सकता है, और ये भी आमतौर पे दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जो ह्यूमन बीइंग है वो इसके प्राइमरी होस्ट हैं, जबकि पिग या कैटल इसका सेकेंडरी होस्ट है। और इसकी एक और खूबी ये है कि इसकी बॉडी के सेगमेंट हैं जिन्हें हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, वो प्रोग्लॉटिड पोस्टीरियर एंड से टूटते रहते हैं और वो जो सफरर है, जो होस्ट है, उसके फीसिस के साथ वो पास आउट होते रहते हैं। और अगर वो किसी ग्रास वगैरह को कंटेमिनेट करेंगे और वो ग्रास कोई कैटल ग्रेस करेगी तो यूं वो आगे फिर ह्यूमन बीइंग से कैटल में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे ड्राइंग्स दी गई हैं, ये प्लेनेरिया है, ये टेपवर्म है। अच्छा, यहाँ पे ये जो फ्लैटवर्म का फाइलम था जिसे हमने प्लेटियलमेंथस फाइलम कहा, इसमें चूंकि मोस्टली एंडोपैरासाइट है, तो कोई भी जानवर जब एंडोपैरासाइट के तौर पे जिंदगी अख्तियार करेगा तो उसे कुछ ना कुछ अपने अंदर अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं, तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, तभी वो सक्सेसफुल एंडोपैरासाइट होगा। तो वो कौन सी अडेप्टेशंस हैं जी जो इनको करनी पड़ी? सबसे पहले तो अगर वो एंडोपैरासाइट ऑफ गट है तो होस्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, उनसे बचने के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में ये जो फ्लैटवर्म है ये एक रेजिस्टेंट क्यूटिकल अपनी सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे ले डाउन कर लेते हैं ताकि होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम इनको कुछ ना कहें, इनकी बॉडी डाइजेस्ट ना हो। तो एक ये हो गया। दूसरा, अगर वो गट के अंदर है तो गट के अंदर तो जाहिर है पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स चल रही है, लगातार मटेरियल आगे मूव किया जा रहा है, तो इन्हें कोई एडहेसिव ऑर्गन चाहिए ताकि गट के उस स्पेसिफिक पार्ट से ये अपने आप को जोड़े रखें। वो एडहेसिव ऑर्गन या तो काइटिनस हुक्स की सूरत में होते हैं और या वो फिर कोई शक्कर होता है, जैसे कि फिशोला में शक्कर है, सेक्टोरियल माउथ है, और टेपवर्म में काइटिनस हुक्स हैं। तो ये दूसरी इनको पैरासिटिक एडेप्टेशन करनी पड़ी। इसी तरह जब उन्होंने होस्ट से ही डाइजेस्टेड फूड ले लेनी है और उसी पे उनका गुजारा है और कोई एक्टिविटी लाइफ में है नहीं, तो ऐसी सूरत में ना उन्हें मस्कुलर सिस्टम के नाज उठाने की जरूरत है, ना नर्वस सिस्टम के नाज उठाने की जरूरत है। ये दोनों सिस्टम उनमें डीजनरेट कर जाएंगे क्योंकि उनकी लाइफ ही बड़ी सिंपल है, सीधा डाइजेस्टेड फूड मिल जाती है जिससे वो एनर्जी ले लेते हैं और बस एक जगह पे वो पड़े हैं। फिर जो जिस तरह की इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, बड़ी होस्टाइल इन्वायरमेंट है, वहां पे रिप्रोड्यूस करना और अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करना कोई आसान बात नहीं है। वहां पे इतनी इंजामेटिक एक्टिविटी चल रही है, तो ऐसी सूरत में ये दोनों सिस्टम उनको कॉम्प्लिकेट करना पड़ेंगे, लाइफ साइकिल भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, तभी वो वहां पे सरवाइव कर सकेंगे। और अभी बात हुई कि भाई उन्हें डाइजेस्टेड फूड मिल जाती है, तो ऐसी सूरत में डाइजेस्टिव सिस्टम के नाज उठाने की भी उनको जरूरत नहीं है, उसे भी वो या सिंप्लीफाई कर लेंगे या बिल्कुल अबॉलिश कर देंगे। अब हम आते हैं जी, कोई भी जो एंडोपैरासिटिक वॉर्म्स हैं वो किसी होस्ट एनिमल की बॉडी में दाखिल कैसे होते हैं, इस दाखिल होने के अमल को कहते हैं इन्फेस्टेशन। तो हम टेपवर्म की एग्जांपल ले लेते हैं। तो टेपवर्म किस तरह से इन्फेस्ट होता है, किस तरह से उसकी इन्फेस्टेशन होती है, तो ये मैं थोड़ी देर पहले किसी हद तक बता भी चुका हूं कि भाई जो टेपवर्म है इसकी बॉडी में जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम प्रोग्लॉटिड्स भी कहते हैं, वो बॉडी से टूट टूट के होस्ट के फीकल मैटर के साथ पास आउट होते रहते हैं बॉडी से बाहर, ये हैं प्रोग्लॉटिड। तो ये जब टूट टूट के बाहर आते हैं तो इनके अंदर यूट्रस मौजूद होती हैं, यूट्राई, और उन यूट्राई के अंदर एम्ब्रियोनिक फॉर्म में नया टाइप वन वर्म
ऑफस्प्रिंग मौजूद होते हैं। तो ऐसी सूरत में जब ये पास आउट होंगे और किसी भी ग्रासी मटेरियल पे वो फीसिस पहुंचेगा और वहां से कोई कैटल उसको ग्रेज करेगी उस ग्रास को, तो ऐसी सूरत में ये कैटल की बॉडी में चले गए। कैटल की बॉडी में जाके ये एम्ब्रियो जाहिर है वहां जर्मिनेट करके एडल्ट बन जाएंगे और उसके काव वगैरह के, शीप वगैरह के, या उस कैटल की जो स्केलेटल मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं, वहां पे जाके ये एंडोपैरासाइट के तौर पे एस्टेब्लिश हो जाएंगे। अब उस काव का मीट अगर हम प्रॉपरली कुक नहीं करेंगे, जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उतना नहीं देंगे, इम्प्रॉपरली कुकड होगा, तो ये उसके अंदर अभी सर्वाइव हुए हुए होंगे, जिंदा होंगे, बचे हुए होंगे, और हम उस इम्प्रॉपरली कुकड मीट को जब खा लेंगे तो ये दोबारा से हमारी गट में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी से फीकल मैटर के थ्रू, कंटेमिनेटेड ग्रास के थ्रू ये कैटल में पहुंचे, और कैटल के इम्प्रॉपरली कुकड मीट के थ्रू दोबारा ह्यूमन बीइंग में आ गए, और इस तरह से इनका लाइफ साइकिल, इन्फेस्टेशन साइकिल मुकम्मल हो जाता है। जहां तक ताल्लुक है डिसइन्फेस्टेशन का, यानी इन्हें रिमूव कैसे किया जाए, तो ये बड़ा मुश्किल काम है जी। इनको मुकम्मल तौर पे रिमूवल इनका बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह इनकी रीजनरेटिव कैपेबिलिटी है। इनके बॉडी का छोटा सा भी हिस्सा अगर बच जाए तो वो फिर रीजनरेट हो जाते हैं। तो एक तो इसके लिए ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर तो ये है कि हम प्रॉपरली कुक करके मीट खाएं, बीफ वगैरह जब भी खाएं उसे प्रॉपरली कुक करके खाएं, क्योंकि अदरवाइज ये उसमें अगर बचे हुए होंगे तो ये डेफिनेटली ये फिर एस्टेब्लिश हो जाएंगे हमारी बॉडी में। दूसरा, कुछ मेडिसिन वगैरह भी है जिसकी डीवर्मिंग के लिए जो काम आती है, वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये दावा करना कि उससे ये मुकम्मल तौर पे रिमूव हो गए हैं, ये बड़ी मुश्किल बात है। बाज़ दफ़ा ये बार बार डीवर्मिंग से, बार बार मेडिसिन लेने से भी ये इरेडिकेट नहीं होते। इनके हेड्स जो हैं वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर छुपे रह जाते हैं, और जब मेडिसिन का असर ख़त्म होता है फिर रीजनरेट करके ये मुकम्मल वॉर्म बन जाते हैं। तो फिर एक तरीका फिजिकल स्क्रैपिंग का भी है, जिसे हम अनीमा कहते हैं, जिसमें जो इंटेस्टाइन है उसका इनर पार्ट खुरच कर साफ किया जाता है। तो वो भी एक तरीका है जिसे हम अनीमा कहते हैं, जिसके थ्रू इनकी डिसइन्फेस्टेशन हो। सो अगला जो फाइलम है जी वो है बायलैटरिया ग्रेड में जो दूसरा फाइलम आता है उसका नाम है नीमाटोडा। नया नाम इसका स्केलमेंथस भी है, स्केलमेंथस को एशलमेंथस भी बोलते हैं। तो बहरहाल इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे जाने से पहले हम द नेम नीमाटोडा पे अगर बात करें, तो नीमाटोडा के लफ्जी मायने है पॉइंटेड एंड्स। तो ये एनिमल्स हैं विद पॉइंटेड एंड्स। अगर आप राउंड वॉर्म्स को देखें तो उनकी खूबी ये होती है कि उनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं, इतने सिमिलर पॉइंटेड एंड्स होते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि एंटीरियर एंड कौन सा है और पोस्टीरियर एंड कौन सा है। फिर ट्रिप्रोब्लास्टिक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सीलम इनमें सूडोसीलम के तौर पे इवॉल्व हो गई है, जो कि ब्लास्टोसील से ड्राइव हुई है, जिसके बाहर की तरफ मीजोडर्म है पर अंदर की तरफ मीजोडर्म नहीं है। फिर इनमें दोनों जो लेयर्स हैं, आउटर मीजोडर्मल लेयर और इनर एंडोडर्म, उसके बीच में कुछ वैक्यूलेटेड सेल्स हैं जो कि प्रोटीन रिच फ्लूइड से फिल हुए हैं, और वो आमतौर पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं और यूं हाइड्रोस्केलेटन का काम देते हैं, बॉडी को सपोर्ट देते हैं। इसी तरह बायलैटरल सिमेट्री तो है ही, खैर वो हमने पहले ही बात कर ली। फिर एक एंड एंटीरियर एंड है, दूसरा एंड पोस्टीरियर एंड है। ये अलग बात है कि एंटीरियर एंड को आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि हेड इनमें क्लियरली मार्क्ड नहीं है। तो इस वजह से एंटीरियर एंड को पहचानने के लिए हमें कोई मैग्नीफाइंग लेंस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर एंटीरियर एंड पे कोई ना स्पेशल सेंस ऑर्गन भी नहीं है। सेगमेंटेशन यहाँ पे एब्सेंट है, और साइज यहाँ पे भी वेरी करता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से लेकर मैक्रोस्कोपिक फॉर्म जो कि अप टू 1 मीटर लेंथ रखे, ये इसके बीच में साइज वेरी करता है। एलिमेंट्री कैनाल में पहली दफा 2 ओपनिंग्स आ गई हैं जी, एंटीरियर एंड पे माउथ, पोस्टीरियर एंड पे एनस। ये इस फाइलम से पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक ऐसी एलिमेंट्री कैनाल बन गई है जिसमें डबल ओपनिंग है। पिछले फाइलम में आपने देखा कि हमने ब्रांच्ड सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, तो यहाँ पे ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम विद डबल ओपनिंग ये यहाँ से इवॉल्व हुआ है जी, इस फाइलम से। फिर इसमें बहुत से आपको पैरासाइटिक नीमाटोड चूंकि मिलते हैं, तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे भी आपको सिंप्लीफाइड ही मिलेगा। लेकिन जो सूडोसीलम इवॉल्व हुई उसकी वजह से यहाँ बॉडी में आपको ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन नजर आएगी, यानी सेंटर में अगर गट कैविटी है तो उसके बाहर सूडोसीलम है। तो यूं
ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन की इब्तदा आपको इस फाइलम से मिलती है। ये गट कैविटी की ट्यूब हो गई और ये उसके बाहर सूडोसिलम की ट्यूब हो गई। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से दो लॉन्गिट्यूडनली रनिंग ट्यूब्स होती हैं जो लैटरली आती हैं, लैटरली, और पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की तरफ आके जस्ट एंटीरियर एंड से थोड़ा पहले वो वेंट्रल साइड पे चली जाती हैं और वहां जाके आपस में मर्ज होके एक ही कैनाल बना देती हैं और वो एक कैनाल फिर एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर ओपन हो जाती है। तो ये यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बिल्कुल यूनिक सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के लिए एक तो नर्व रिंग है जिसे हम फ्रेंजियल नर्व रिंग भी कहते हैं क्योंकि फेरिंक्स के रीजन में है, लेकिन 4 नर्व कॉर्ड हैं, 2 जो हैं, एक डॉर्सल है, एक वेंट्रल है, 2 लैटरल हैं। तो इस तरह से 4 वेंट्रल नर्व कॉर्ड हैं। ये अगर एक नर्व रिंग है तो ये एक वेंट्रल समझ लें, ये एक डॉर्सल समझ लें, ये जो है एक लैटरल हो गया, ये दूसरा लैटरल हो गया, दूसरा 4 जो है वो नर्व कॉर्ड है। फिर सेंस ऑर्गन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई खास सेंस ऑर्गन नहीं होते, मास वाइज सेंसरी पेपिल्ली आपको मिलेंगे जो कि सेंस ऑफ टेस्ट के हवाले से काम आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे भी इवॉल्व नहीं हुआ, एब्सेंट है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है और गैसियस एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ही होती है। लोकोमोशन की सूरत यह है कि बॉडी में वेव्स ऑफ अंडुलेटिंग वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं वो इवॉल्व हो चुके हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल मसल इवॉल्व हो चुके हैं, सर्कुलर मसल्स नहीं है। तो वो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं उनके 2 पेयर हैं, यानी एक डॉर्सल मसल है, एक वेंट्रल है और 2 लैटरल हैं। तो लैटरल और डॉर्सल को मिला के एक पेयर बन गया डॉर्सोलैटरल, और फिर वेंट्रल और डॉर्सल लैटरल को मिला के एक पेयर बन गया वेंट्रोलैटरल। तो 4 पेयर हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के। सर्कुलर मसल जो हैं वो इवॉल्व नहीं हुए। रिप्रोडक्शन के हवाले से सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, और यहाँ पे लार्वल स्टेज है लाइफ साइकिल में, वो भी मौजूद है। इंपॉर्टेंस का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एंडोपैरासिटिक मेंबर मौजूद हैं, तो यूं इसकी नेगेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसके कुछ एग्जांपल्स आगे चल के हम लेते हैं। जी, राउंड वॉर्म हम कहते हैं जी एवरीवेयर आउटडोर हैं, हर जगह पे ये पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। एक एप्पल, रॉटिंग एप्पल में कहा जाता है जी 90,000 वॉर्म्स हो सकते हैं, और 1 एकड़ टॉप फर्टाइल सॉइल जो है उसमें बिलियंस की तादाद में राउंड वॉर्म्स जो हैं वो थ्राइव करते हैं। बहरहाल स्कैरस लुम्ब्रिकाइडिस इसका एक मेंबर है जो कि 35 सेंटीमीटर या 14 इंचेस आमतौर पर इसकी लेंथ होती है, और ये गट में का एंडोपैरासाइट है, इन कॉमन फॉर्म है ह्यूमन बीइंग का, और तरह तरह की डिजीजेस भी ये काज करता है जिसमें एस्कैरियासिस है, हेलिमेंथियासिस है, ये इस तरह की डिजीजेस ये काज करता है। और एन एस्टिमेटेड 1/6 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड बाय इट और अदर वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स। आगे चलिए, दूसरी एग्जांपल है जी रेबिडाइटस। रेबिडाइटस जो है, रेबिडाइटस जीनस रेबिडाइटस कंटेन्स न्यूमरस स्पीशीज नॉर्मली फाउंड इन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड फीसेस ऑफ वाटर, फीसेस ऑफ मैन और एनिमल। तो ये भी एक एंडोपैरासिटिक मेंबर है। फिर एंटीरोबियस वर्मीकिलैरिस है जिसे आमतौर पे हम पेनवॉर्म कहते हैं जी, पेनवॉर्म। ये एनोरेक्टल एरिया में होते हैं, वहाँ इचिंग काज करते हैं जिससे बच्चे सो नहीं पाते, उनको एक तो इचिंग होती है, दूसरा इंसोम्निया यानी बेखाबी का मसला होता है, और फिर भूख भी नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये कोलन, अपेंडिक्स और सीकम ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, उनका पैरासाइट है। मोस्टली एनोरेक्टल एरिया में ये इचिंग काज करता है। पेनवॉर्म इनको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, एंटीरोबियस वर्मीकिलैरिस। इसी तरह एक और मेंबर है इंसाइलोस्टोमा याउडिनेल। इसकी खूबी ये है कि ये एक एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जहां से भी इसने होस्ट बॉडी से सक करना होता है वहां पे एक एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस सिक्रीट कर देता है, और ये जब अपने एपेटाइट के मुताबिक सकिंग कर लेता है, इवन बाद में भी वूंड रिश्ता रहता है, और इस तरह से
ये सवियर लॉस ऑफ ब्लड का सबब बनता है और माइनर्स में, बच्चों में ये अनीमिया काज करता है। तो ये भी काफ़ी डेंजरस पैरासाइट है इनसाइलोस्टोमा डियोडिनेल। जी, इनसाइलोस्टोमा डियोडिनेल पे हम बात कर चुके हैं। आगे चलिए, फाइलम एनालिडा नेक्स्ट फाइलम है। ग्रेड बायलैटरिया ही रहेगा, क्लैड यूमेटाजोआ ही रहेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे भी है, लेकिन पहली दफा ट्रू सीलम इवॉल्व हो गई है, ट्रू सीलम, तो इसलिए इनको हम सीलोमेट्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट सीलोमेट फाइलम है जी, फाइलम एनालिडा। नेम जो इंडिकेट कर रहा है वो बेसिकली एनिलस से ये टर्म एनालिडा इवॉल्व हुई है, और एनिलस का मतलब है स्मॉल रिंग। तो पूरी बॉडी चूंकि सेगमेंटेड है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, छोटे छोटे इक्वल साइज के सेगमेंट्स में, लिटिल रिंग्स में बॉडी बटी हुई है, पूरी डिवाइडेड है, ना सिर्फ एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली भी। तो इसलिए ये नाम इसको दिया गया है एनालिडा का। और वो जो सेगमेंटेशन है उसमें सिर्फ कुछ सिस्टम उससे बचे हुए हैं, वरना बाकी जो सिस्टम है, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर आप लें तो हर सेगमेंट के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें गट है, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व कॉर्ड है, ये कॉन्टिन्यूस चलते हैं जी, इनकी सेगमेंटेशन नहीं है, ये सेगमेंट टू सेगमेंट पेनिट्रेट करते चले जाते हैं। बहरहाल ओवरऑल बॉडी जो है वो सेगमेंट। हैबिटेट के हवाले से आपको मैरीन मेंबर भी मिल जाएंगे, जैसे नेरीज है, फ्रेश वाटर मेंबर भी मिल जाएंगे जैसे कि स्टाइलेरिया है, डैम्प सॉइल में पाए जाने वाले मेंबर भी मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल मेंबर, अर्थवॉर्म है, और पैरासिटिक मेंबर भी मिल जाएंगे जैसे कि हिरुडो, जिसको लीच कहते हैं, वो है। अब स्पेशलाइजेशन एनालिड जो है ये स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे, यानी एक लिहाज से जो ऑर्गन सिस्टम है ना, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, वो भी इस फाइलम से ही स्टार्ट हुआ है किसी हद तक। आप देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से नीमाटोडा में एलिमेंट्री कैनाल तो आ गई, डबल ओपनिंग भी आ गई, लेकिन कोई खास ऑर्गन तो आपको वहां नजर नहीं आए। लेकिन पहली दफा यहां पे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ना सिर्फ ट्यूबुलर है, ना सिर्फ उसमें डबल ओपनिंग है, बल्कि कुछ ऑर्गन भी उसमें आपको मिलते हैं, तो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में बटी हुई है। तो इस लिहाज से ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी पिछले फाइलम से एडवांस्ड है। फिर माउथ के आगे एक लोब सी ओवरहैंग कर रही होती है जिसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, प्रोस्टोमियम। और जो पैरासिटिक स्पीशीज हैं उनमें यहां पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है। स्केलेटन का जहां तक ताल्लुक है तो सीलमिक फ्लूइड जो है वही स्केलेटन का रोल प्ले करेगा, इसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में हकीकत में एक सूडो स्केलेटन होता है, क्योंकि वो महज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से स्ट्रेंथ या सपोर्ट दे रहा होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे नेफ्रीडिया की सूरत में है, खास किस्म के नेफ्रीडिया हैं, और एक एक पेयर हर सेगमेंट में मौजूद है। ये सीलिएटेड ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन के काम आते हैं। नर्वस सिस्टम यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, जिसमें आपको सिंपल ब्रेन भी मिलता है, सॉलिड डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी मिलता है। तो नर्व्स जो हैं वो आगे जो सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट उससे नर्व्स अराइज होती हैं। तो इस तरह से एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। पहली दफा इस फाइलम से इट इज टू बी नोटेड कि पहली दफा इस फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम भी इवॉल्व हो गया है, और वो क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ब्लड सिर्फ वेसल्स के अंदर रहते हुए ही सर्कुलेट करेगा, जबकि जो गैसियस एक्सचेंज का सिस्टम है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम वो यहां भी इवॉल्व नहीं हो पाया। तो बहरहाल एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इस फाइलम में जरूर इवॉल्व हो गया है, जो न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा और गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन गैसेस ली थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ही जाएंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पे भी इवॉल्व नहीं हो सका जी। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा कि मैंने बताया इसमें एब्सेंट है, और थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ही गैसियस एक्सचेंज होती है, और जो इसकी स्किन है उसके नीचे ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं और मॉइस्ट स्किन है, और वहीं से गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। मस्कुलर सिस्टम में भी एक स्टेप फॉरवर्ड आपको नजर आएगा। आपको पिछले फाइलम में लॉन्गिट्यूडनल मसल इवॉल्व हुए हुए नजर आए, लेकिन यहां से आके सर्कुलर मसल भी इवॉल्व हो गए। तो यहाँ पे सर्कुलर मसल भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं, और इन दोनों की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से प्लस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से यहाँ पे लोकोमोशन होती है। आगे चलिएगा। सो लोकोमोशन के हवाले से मैं बता रहा था, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं वो भी काम आएंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तब विड्थ बढ़ जाती है, और जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तब लेंथ बढ़ जाती है। और जो सपोर्ट का काम है वो अंदर मौजूद हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन देता है, और आमतौर पे अपेंडेजेस मौजूद होती हैं पैरापोडिया की सूरत में और कीटी या सीटी की सूरत में, तो वो एंकरेज देती हैं, और इस तरह से इन तीनों चारों चीज़ों की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से यहाँ पे मूवमेंट होती है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है। हर्मेफ्रोडाइट मेंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, लीच और अर्थवर्म हर्मेफ्रोडाइट मेंबर है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही मेंबर के अंदर है, जबकि नेरीज यहाँ पे बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल है, जिसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग, मेल के पास मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन। फिर यहाँ पे एक लार्वल फॉर्म है जिसे कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये ट्रोकोफोर लार्वा आप लोग याद रखिएगा कि ये दूसरी दफा जाके फाइलम मोलस्का में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्रोकोफोर लार्वा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लार्वा है जो कि इस फाइलम में भी बनता है और फाइलम मोलस्का में भी बनता है। इसी तरह जो एनालिड्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे एनालिड्स हैं जो नेचुरल प्लो के तौर पे काम करते हैं, खासतौर पे अर्थवर्म। इसकी जो बरोइंग एक्टिविटी है वो सॉइल को ना सिर्फ मिक्स करती है बल्कि उसकी टिलेज भी करती है, उसकी ड्रेनेज को भी इंप्रूव करती है, नीचे से लोअर सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को भी ऊपर लाती है, पोरोसिटी को एनहांस करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बेहतर करती है। तो इस तरह से तमाम वो क्वालिटीज जो हाल चलाने से जमीन में पैदा होती हैं वो इसकी ब्रोइंग एक्टिविटी से पैदा हो जाती हैं। यही वजह है कि हम अर्थवर्म को नेचुरल प्लो का नाम देते हैं। यहाँ पे इसके मेंबर दिए गए हैं, अर्थवर्म, नेरीज और लीच। जी यहाँ पे क्लासिफिकेशन इस फाइलम की दी गई है, 3 क्लासेस यहाँ पे दी गई हैं जी, पोलीकैटा, ओलिगोकैटा, हिरोडीनिया। अब तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हैबिटेट के लिहाज से पोलीकीटा के मेंबर मोस्टली इक्वेटिक हैं, ये टेरेस्ट्रियल या इक्वेटिक हैं और ये भी एक्सक्लूसिवली इक्वेटिक हैं। इसी तरह हेड, डिस्टिंक्ट हेड रीजन विद आईज एंड स्ट्रक्चर नोन एज टेंटेकल, ये यहाँ पे मौजूद हैं। हेड रीजन इज नॉट प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंक्ट, जबकि यहाँ नो डिस्टिंक्ट हेड बट लीचेस हैव काइटिनस जॉज मेकिंग पंक्चर इन द स्किन ऑफ होस्ट। तो ये हेड के हवाले से कंपैरिजन। फिर सेगमेंटेशन के हवाले से हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के हवाले से कॉमन बात है जी, यहाँ पे भी सेगमेंटेशन मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद। इसी तरह लोकोमोशन में पोलीकीटा में पैरापोडिया ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है, ओलिगोकेटा में सीटी या कीटी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है, जबकि हिरोडीनिया में कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है। उसने अपने सकिंग माउथ के जरिए से, सक्कर के जरिए से होस्ट से अटैच होना है और उसके बाद वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ा बहुत मूव कर सकती है। रिप्रोडक्शन के लिहाज से यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट हैं, यहाँ पे हर्मेफ्रोडाइटिज्म है और यहाँ पे भी मोस्टली हर्मेफ्रोडाइटिज्म है। लार्वा के हवाले से यहाँ ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, यहाँ लार्वल स्टेज नहीं है और यहाँ पे भी ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। न्यूट्रिशन के हवाले से जो पोलीकीटा के मेंबर हैं कार्निवोरस हैं एंड दे फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स सच एज क्रस्टेशियंस, मोलस्क्स, स्पॉन्जेस एंड अदर एनिमल। जबकि ओलिगोकीटा के मेंबर जो हैं दे ईट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड फीड ऑन डेड लीव्स एंड ग्रास while on surface of ground, while underneath the ground earthworm feed on fungi, algae and bacteria। जबकि हिरोडीनिया जो है ये एक्टोपैरासाइट ऑफ एनिमल्स है, खासतौर पे ह्यूमन बीइंग और मेमल का एक्टोपैरासाइट है और बराह रास्त उनका ब्लड सक करता है। फिर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पोलीकीटा के मेंबर हैं नेरीज और कीटोटैरिस, ये ई है जी, सी नहीं है यहाँ पे, कीटोटैरिस। जबकि लुम्ब्रिकस टेरेस्टस और फेरिटाइमा पोस्ट्यूमा ये 2 मेंबर हैं ओलिगोकीटा के, कॉमनली दोनों को आप अर्थवर्म कहते हैं। और हिरोडो मेडिसिनलस जिसे हम मेडिसिनल लीच कहते हैं ये मेंबर है हिरोडीनिया क्लास का। तो इस तरह से फाइलम एनालिडा भी जो है दैट इज कंक्लूडेड आगे जी। तो क्लासिफिकेशन की बात मुकम्मल हो गई। हाँ, यहाँ पे लीचेस के हवाले से ये बता दिया जाए कि लीचेस भी एक एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जो कि वुंड में से ब्लड को थॉरोली स्मूथली रिसने में हेल्प करता है और ब्लड क्लॉटिंग को डिस्करेज करता है। यहाँ एक एमसीक्यू है जी, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। तो अब देखना यह है कि क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ मौजूद है, कहाँ पाया जाता है। प्लेटियलमिंथस में सिरे से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है नहीं, एशलमिंथस में भी है नहीं। पहला ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जाके इवॉल्व हुआ एनालिडा से और वो क्लोज्ड है, जबकि आर्थ्रोपोडा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है पर वो ओपन है। तो यूं आंसर बनेगा चार्ली। तो फाइनली वी मूव टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फिर मैं याद दिला दूं, क्लेड यूमेटोजोआई रहेगा, ग्रेड बायलेटरियाई रहेगा, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, ये भी ट्रू सीलोमेट हैं और इनकी खसूसियत ये है कि इनमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं। तो एनिमल विद जॉइंटेड लेग्स, आर्थ्रो मीन जॉइंटेड, पोडा मीन लेग या फुट, तो एनिमल विद जॉइंटेड लेग या फुट ये होते हैं। डाइवर्सिटी बहुत है जी इनमें, ये सबसे डाइवर्स फाइलम है। द फाइलम कंटेन्स मोर स्पीशी देन एनी अदर फाइलम। फिर कॉमन आर्थ्रोपोड के एग्जांपल लें तो इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज,
ये इसमें मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोड्स हैं अर्थ पे। इसी तरह सेगमेंटेशन यहाँ पे है, पर वो नॉन मेटामेरिक है। नॉन मेटामेरिक से मुराद ये है कि बॉडी जहां बाहर से जिस तरह से डिवाइड हो रही है, जरूरी नहीं है अंदर से भी उसी तरह से डिवाइड हो। अंदर की डिवीजन और तरह की है, बाहर की डिवीजन और तरह की है। फिर यहाँ पे भी बॉडी के ऊपर एक क्यूटिकल मौजूद है जो कि सेगमेंट्स को आपस में अटैच किए हुए है। जॉइंटेड अपेंडेजेस यहाँ पे मल्टीपल रोल प्ले करती हैं जी, तरह तरह के रोल डिफरेंट हैबिटेट्स में और डिफरेंट टाइप्स में जॉइंटेड अपेंडेजेस के डिफरेंट रोल्स हैं। आगे चल के उस पर भी बात करते हैं जी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो कॉमन ओरिजिन है इनकी और एनालिड्स की। आर्थ्रोपोड्स और एनालिड कुछ कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे दोनों में सेगमेंटेड बॉडी मिलेगी, दोनों में अपेंडेजेस मिलेंगी, दोनों में क्यूटिकल मिलेगी। हैबिटेट का जहाँ तक ताल्लुक है, आर्थ्रोपोडा के हैबिटेट में भी बड़ी डाइवर्सिटी है। ये हर तरह के हैबिटेट में आपको मिल जाएंगे। ये आपको पानी में मिल जाएंगे, ये आपको ज़मीन पर मिल जाएंगे, ये आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, ये आपको समंदर में मिल जाएंगे। इसी तरह इनमें से कुछ आपको हवा में एरियल यानी उड़ते हुए भी मिल जाएंगे। इसी तरह बॉडी फॉर्म के हवाले से भी थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलती है। आर्थ्रोपोड वेरिएबल हैं स्ट्रक्चरली, कुछ इनमें से वॉर्म लाइक हैं जैसे कि सेंटीपीड हैं, कुछ इनमें से फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, और उनमें खासतौर पे इंसेक्ट्स में 3 डिस्टिंक्ट रीजन आपको बॉडी में नजर आते हैं। एक हेड रीजन है, एक थोरेक्स रीजन है और एक एब्डोमेन है। क्यूटिकल एक लेयर के तौर पे, वाटरप्रूफ लेयर के तौर पे काइटिनस क्यूटिकल मौजूद है बॉडी के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर ले डाउन हुई हुई है। और सीलम यहाँ पे ट्रू सीलम तो है, लेकिन वो एक मेन बॉडी कैविटी के तौर पे नहीं पाई जाती, बल्कि वो हीमोसील में ट्रांसफॉर्म हो गई है। उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ बॉडी कैविटी को हेमोसील कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है और ब्लड फ्लो करता है बॉडी कैविटी के अंदर, डिफरेंट ऑर्गन्स को बाथ देता हुआ, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं जो सीलम के अंदर होते हैं उनको बाथ देता हुआ। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे भी वेल डेवलप्ड है, डबल ओपनिंग है, उसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं बाकायदा तौर पे, और फूड यहाँ पे भी स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पे मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं जी, खास किस्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में है, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स वो एनिमल हैं जिन्हें मिनिमम वाटर के साथ सर्वाइव करना है। ये ज्यादा वाटर का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते फॉर एक्सक्रीशन, इससे इन्हें बहुत कम पानी दस्तियाब होता है, तो इसलिए इन्होंने अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में, जो कि सेफेस्ट फॉर्म है और जिसमें कम से कम पानी इस्तेमाल करना पड़ता है एक्सक्रीशन के लिए, उसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया हुआ है। नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड है। यहाँ पे आपको पेयर्ड गैंग्लिया नजर आएंगे, वेंट्रल नर्व कॉर्ड नजर आएगा, बाकायदा तौर पे सेंट्रल कोऑर्डिनेशन है, सेगमेंट से नर्व्स अराइज कर रही हैं जो कि एडजेसेंट एरिया को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। सेंसरी ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ आईज और एंटेनी मौजूद हैं। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली दफा इस फाइलम से इवॉल्व हुआ है जी, ये मैं बता दूं, ये मैं हर पूरे इसमें लेक्चर में बताता चला आ रहा हूं कौन सा सिस्टम कहां से इवॉल्व हुआ है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव ट्रेकियल सिस्टम यहां से इवॉल्व हुआ है जी, इस फाइलम से। ट्रेकियल ट्यूब्स हैं, ट्रेकी हैं, ट्रिक्यूल्स हैं, वो बॉडी में फैली हुई हैं। इसी तरह जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें आपको गेल्स या बुक लंग्स भी आपको मिलती हैं। तो ये जो ट्रेकियल सिस्टम है ये तो ट्रेकियल ट्यूब्स और स्पाइरकल्स पे कंसिस्ट करता है, लेकिन जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें जैसा कि मैंने बताया कि आपको गिल्स और बुक लंग्स भी मिलेंगे। ये फ्लैट लंग्स होते हैं जिन्हें हम बुक लंग्स। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी यूनिक है, क्योंकि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो बॉडी कैविटी है वो सीलम है, वो हेमोसील में ट्रांसफॉर्म हो गई हुई है। सिर्फ एक डॉर्सल ब्लड वेसल है जिसका पोस्टीरियर हाफ जो है वो हार्ट्स पे कंसिस्ट करता है और एंटीरियर हाफ एओर्टा पे कंसिस्ट करता है। और यूं ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी के अंदर बाथिंग देता हुआ जा रहा है टिश्यूज और बॉडी ऑर्गन्स को। और कलरलेस ब्लड है क्योंकि उसे गैसेस को कैरी नहीं करना, गैसियस एक्सचेंज का सिस्टम ट्रेकियल सिस्टम की फॉर्म में इंडिपेंडेंट है। स्केलेटन का जहां तक ताल्लुक है, यहाँ पे एक्सटर्नल स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन उसको कहते हैं, जो कि क्यूटिकल की फॉर्म में है, काइटन की बनी हुई ये क्यूटिकल है। और ये जगह जगह से जहां सेगमेंट ब्रेक होता है वहां से ये स्केलेटन भी ब्रेक होता है और क्यूटिकल उसे अटैच करती है काइटन स्केलेटन को। और फिर वहां पे जो स्केलेटन के पार्ट हैं वो मसल को अटैचमेंट की सरफेस भी प्रोवाइड कर। लोकोमोशन बड़ी एक्टिव है आर्थ्रोपोड्स में, स्विफ्ट लोकोमोशन है, ये स्विम भी करते हैं, ये क्रॉल भी करते हैं, इनमें से कुछ इनमें से मेंबर फ्लाई भी करते हैं। तो बड़ी
वैरायटी ऑफ लोकोमोशन इसमें आप पाई जाती है इसमें। फिर पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, पेयर्ड विंग्स हैं कुछ मेंबर्स में, और रिप्रोडक्शन और लाइफ हिस्ट्री के हवाले से सेक्सेस मोस्टली सेपरेट हैं, टेस्टिस और ओवरीज स्पर्म और एग्स बनाती हैं रिस्पेक्टिवली। मेटामॉर्फोसिस भी इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें ये एम्ब्रियोनिक फेज से अडल्ट तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 2-3 फॉर्म्स ये चेंज करते हैं, एक्वायर करते हैं अब्रप्टली। मिसाल के तौर पे एग से लार्वा निकलेगा, लार्वा से मोशनलेस प्यूपा बन जाएगा, और वो बिल आखिर एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से लाइफ साइकिल के अंदर अब्रप्टली डिफरेंट फॉर्म्स एक्वायर करते चले जाना, दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। अब बाज केसेस में ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि लार्वल स्टेज ही साइज में बड़ी हो जाती है और आगे मेटामॉर्फोसिस रुक जाता है। तो ऐसी सूरत में उस आर्थ्रोपोड को हम निम्फ या इंस्टार कहेंगे, जिसने साइज तो एडल्ट जितना एक्वायर कर लिया, शेप उसकी लार्वा की फॉर्म में रह गई। तो इस इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की फॉर्म में उसे हम कहेंगे निम्फ या इंस्टार। अच्छा जी, आगे क्लासिफिकेशन शुरू हो गई। ये क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले यहाँ पे जो क्लासेस दी गई हैं उनमें से क्रस्टेशिया पे बात करेंगे। क्रस्टेशिया के मेंबर इक्वेटिक हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑन द डोर्सल साइड ऑफ सेफेलोथोरैक्स एक्सोस्केलेटन आपको मिलता है जो कि कैरापेस की सूरत में है, कैरापेस। और उसमें मजीद डेपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स भी है काइटन के अलावा, जो उसको मजीद फर्म या मजबूत बना देती हैं एक्सोस्केलेटन को। अपेंडेजेस यहाँ पे कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड हैं, और यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन में भी काम देती हैं अपेंडेजेस। सीलम रिड्यूस होकर हेमोसील बन गई है, और हेड के ऊपर एंटेनल अपेंडेजेस मौजूद हैं, एक पेयर मैंडिबल्स का मौजूद है, और 2 पेयर मैक्सिली यानी दांतों के मौजूद हैं, ये जॉइन नहीं जॉज। सेक्सेस यहाँ पे मोस्टली सेपरेट हैं, डेफनिया में, साइक्लॉप्स में, क्रैब्स में, लॉबस्टर्स में और वुडलाउस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। डाइवर्सिटी क्या, अच्छा क्लास इंसेक्टा है जी नेक्स्ट क्लास। इसमें डाइवर्सिटी के हवाले से बता दूं कि ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम है, और द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। हैबिटेट के लिहाज से भी ये बहुत डाइवर्स है जी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये ना मिले, और इनमें आपको सोशल बिहेवियर भी मिलता है। इनकी बॉडी फॉर्म भी यूनिक है, 3 रीजन है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और हेड जो है वो वर्टिकली प्लेस्ड है, रेस्ट ऑफ द बॉडी के आगे वर्टिकली प्लेस्ड है, ये भी इसका एक यूनिक फीचर है। और सेंसरी ऑर्गन के तौर पे एंटेनी और कंपाउंड आईज भी हेड रीजन में मौजूद हैं। इसी तरह मेंबर उड़ने की सलाहियत रखते हैं, तो उनमें विंग्स भी मौजूद हैं, 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी मौजूद हैं। फिर जो एब्डोमेन है उसमें वेरिइंग नंबर ऑफ सेगमेंट्स मौजूद हैं, हर सेगमेंट से पेयर ऑफ अपेंडेजेस निकलते हैं। ब्रेन यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, जिसमें से आगे फिर नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइज होता है। सेक्सेस सेपरेट हैं, ओवीपैरिटी है, मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे मौजूद है, और एग्जांपल्स में ड्रैगन फ्लाई, मॉस्कीटो, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, एच आएगा, वास्प्स और बीटल्स हैं। तो अरेक्निडा क्लास में बॉडी जो है उसमें एंटीरियर सेगमेंट्स हैं जो कि फ्यूज होके सेफेलोथोरैक्स बनाते हैं, जैसा कि क्रस्टेशिया क्लास में भी आपने देखा। और पेयर ऑफ अपेंडेजेस, हर सेगमेंट्स पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो हैं कैलेसिरी जिन्हें कहते हैं, वो क्लॉज बनाते हैं। और पैडिपैल्प्स आपको मिलते हैं, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स मिलती हैं, नो एंटेनी, नो ट्रू जॉज। इसी तरह एब्डोमेन में भी सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड और विदाउट अपेंडेजेस। रेस्पिरेशन के लिए एक्सक्रीशन इज बाय मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, जी ये रेस्पिरेशन गलत लिखा हुआ है, दिस इज एक्सक्रीशन बाय मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। आई सिंपल होती है, सेक्सेस सेपरेट हैं। ओवीपैरिटी यहाँ पे भी मिलती है, यानी एग जो है वो अलग है, शेप और साइज उसका, और स्पर्म का अलग है। मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे आपको नहीं मिलता, नो ट्रू मेटामॉर्फोसिस, यहाँ स्पेलिंग ठीक नहीं है मेटामॉर्फोसिस के। और एग्जांपल में स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, माइट्स हैं, टिक्स हैं। अगली क्लास है जी मिरियापोडा, लास्ट क्लास है। यहाँ बॉडी जो है वो डिवाइडेड है इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट हैविंग अ पेयर ऑफ लेग्स। फिर पेयर्ड एंटेनी मौजूद हैं, एंड पेयर ऑफ आईज आर प्रेजेंट ऑन द हेड। एग्जांपल हैं सेंटीपीड और मिलीपीड। जनरल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली उसने कुछ
करैक्टर को दोबारा से हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए हमने भी दोबारा उनकी बात कर दी है। यहाँ पे ज़्यादातर बातें रिपीट ही होंगी। मिसाल के तौर पे आर्थ्रोपोड्स में हम कहते हैं जी, जो हायर फॉर्म के करैक्टर हैं उसमें बायलैटरल सिमेट्री का होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का होना, सील्मिक कैविटी का होना, ऑर्गन सिस्टम का होना, और फिर इनका पीक ऑफ इनवर्टिब्रेट एवोल्यूशन पे स्टैंड करना। लेकिन आमतौर पे दो बड़ी अचीवमेंट इनकी जो गिनी जाती हैं, उसमें एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, दूसरा लोकोमोशन मैकेनिज्म है। ये दो बड़ी अचीवमेंट्स हैं इनमें। और लोकोमोशन में आप देखते हैं इनमें बड़ी वैरायटी है। ये वॉक भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, इवन क्रॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह जो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं वो बड़ी डाइवर्सिफाइड फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। पीछे उनका जिक्र गुजर चुका है। वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो लोकोमोशन में इन्वॉल्व हैं, वो ऑर्गन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस के तौर पे काम आ रही हैं। तो अपेंडेजेस बड़े रोल प्ले करती हैं। इसी तरह काइटिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल बन जाता है जी इनमें। काइटिन एक तरफ अगर नॉन लिविंग नॉन सेलुलर सब्सटेंस होते हुए जो कि एपिडर्मिस से सिक्रीट होता है और पॉलीसेकेराइड इन नेचर है, वो एक तरफ अगर एक्सोस्केलेटन बना रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वो लाइट वेट है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, और किसी हद तक वो मसल्स को अटैचमेंट की सरफेस प्रोवाइड करता है और लीवर के तौर पे एक्ट करता है, और इस तरह से वो लोकोमोशन के लिए इनेबल करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जॉज भी बना रहा है, बाइटिंग और क्रशिंग के काम भी आ रहा है, कंपाउंड आई का लेंस भी ये काइटिन बना रहा है, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस यानी जो स्टिंग वगैरह है वो भी बना रहा है। तो ये बड़े वैरायटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है काइटिन यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स में। इन द यंग आर्थ्रोपोड्स सच एज इंसेक्ट्स लार्वी काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज शेड। अच्छा, ये एक डाइसिस का प्रोसेस है जी, मोल्टिंग भी इसको कहते हैं। यंग आर्थ्रोपोड्स में ये खसूसियत मौजूद है कि वो जैसे जैसे ग्रो करते रहते हैं अपना प्रीवियस एक्सोस्केलेटन कास्ट ऑफ कर देते हैं, नया और बड़ा एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस करते रहते हैं। इस प्रोसेस को मोल्टिंग और एक्डाइसिस कहते हैं। इसी तरह इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन in the arthropod is one of the primary factor in the success of arthropod as it help them to adapt to a wide variety of habitat. The classification similarities and dissimilarities between arthropod and annelids, तो इस पे किसी हद तक हम बात पीछे कर चुके हैं। सिमिलैरिटीज की बात करें तो आपको सेगमेंटेशन मिल जाएगी, अपेंडेजेस मिल जाएंगी और क्यूटिकल मिल जाएगी। ये तीन सिमिलैरिटीज हैं दोनों फाइला में। लेकिन अगर डिससिमिलैरिटीज की बात की जाए तो जहां सेगमेंटेशन एनालिड्स में मेटामेरिक है, यहां नॉन मेटामेरिक है। जहां अपेंडेजेस यहां पे सिर्फ लोकोमोशन का रोल प्ले कर रही हैं, तो यहां वैरायटी ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं। तो इस लिहाज से डिफरेंस भी है। इसी तरह इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स की जब हम बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि इंसान में और आर्थ्रोपोड्स में यानी इंसेक्ट्स में अजल से लेकर ये एक वार की कैफियत रही है, एनिमोसिटी रही है। क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो हमारे साथ हमारी रिहाइश शेयर करें, वो हमारी फूड को शेयर करें। हम कोशिश करते हैं कि वो ये शेयर ना कर पाएं। तो इस तरह से ये एक हमारा एनिमोस्टिक रिलेशनशिप, अनफ्रेंडली रिलेशनशिप शुरू से है। इंसेक्ट्स इंसान पर अटैक भी करते हैं, उसके डोमेस्टिक एनिमल्स पे भी अटैक करते हैं, उसकी फसलों पे भी अटैक करते हैं और कई तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं। तो इस तरह से ये एक तरफ ना सिर्फ हेल्थ हैजर्ड हैं बल्कि इकोनॉमिक हैजर्ड भी हैं और डिस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले करते हैं। तो हमने यहाँ पे इनकी जो हार्मफुल और यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं उन दोनों को यहाँ सम अप कर दिया है, क्योंकि जहाँ एक तरफ हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं वहाँ दूसरी तरफ यूजफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले हार्मफुल एस्पेक्ट्स में ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज। तो ये बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं जी, खासतौर पे ये ट्रांसमीटर के तौर पे, वेक्टर के तौर पे, जैसे कि एनोफिलीज मॉस्कीटो है वो मलेरिया को आगे ट्रांसमिट करता है। इसी तरह डेंगी से रिलेटेड जो वायरस है उसको भी मॉस्कीटो आगे ट्रांसमिट करता है। इसी तरह टेट्सीफ्लाई जो है वो स्लीपिंग सिकनेस को आगे ट्रांसमिट करती है। तो ये एक ट्रांसमीटर हैं एक तरफ डिजीजेस के। दूसरी तरफ इनके यूजफुल एस्पेक्ट्स में हनी बी प्रोड्यूस करती है, फिर उसके हाइव से हमें वैक्स मिलता है। सिल्क वॉर्म हमें सिल्क प्रोड्यूस करके देता है। फिर बेनिफिशियल प्रेडेशन भी है, यानी बाज इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी फसलों के जो पेस्ट हैं उनको खाते हैं या उनके प्रेडेटर हैं। तो यूं ये प्रेडेशन हमारे लिए इनडायरेक्टली बेनिफिशियल प्रेडेशन है। तो इसी तरह कॉमन हाउस फ्लाई है, ये भी डिजीजेस को स्प्रेड करती है जी, कॉलरा को, हेपेटाइटिस को,
ट्रिपैनोसोमा जो है वो कैटल वगैरह में भी डिजीज काज करता है, ये सारे आर्थ्रोपोड हैं। लेकिन बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स में फिर मैं बता दूं कि कुछ आर्थ्रोपोड स्कैवेंजर के तौर पे काम करते हैं और वो डेड जो बॉडीज़ हैं हमारे माहौल से उनको रेडिकेट करते हैं। इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उनके लार्वी फिश का फूड बनते हैं और फिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस तरह से वो इनडायरेक्टली हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो दैट इज़ ऑल जी, ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट हाफ का लेक्चर। फॉर फर्दर MCQ सी प्रैक्टिस बुक with detailed explanation. Thank you very much.